हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं अंगद सिंह अवाना आप सभी साथियों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद अंगद पर स्वागत करता हूँ। साथियों, आज से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ भगवान सिंह धामी जी की पुस्तक यूके पीडिया, जिसके सभी नोट्स हम आसान भाषा में समझते हुए चलेंगे। इस सीरीज का प्रतिदिन लेक्चर आपको देखने को मिलेगा। बच्चों, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है यूकेपीडिया भगवान सिंह धामी जी की। अगर आपके पास नहीं है तो आप गूगल करके इसका फोटो देख सकते हैं। नोट्स तो मैं आपको अवेलेबल करा ही दूंगा। और ये जितने भी नोट्स हैं आपको जो दिख रहे हैं, ये आप डिस्क्रिप्शन में जाइए इसी वीडियो के, और वहाँ से आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप। वहाँ से ये नोट्स फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वह है राज्य चिन्ह। आज हम राज्य चिन्ह के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं उत्तराखंड गठन के बारे में। उत्तराखंड का गठन कब हुआ, किसने इसकी घोषणा की, लोकसभा में पारित जो उत्तराखंड से संबंधित विधेयक था वो कब पारित हुआ, राज्यसभा में कब पारित हुआ, और राष्ट्रपति KR नारायण जी के कब हस्ताक्षर हुए थे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं उत्तराखंड के गठन के बारे में। तो बच्चों, उत्तराखंड का जो गठन है ये 9 नवंबर वर्ष 2000 को हुआ था। ठीक है, लेकिन 9 नवंबर 2000 से पहले उत्तराखंड के जो गठन की घोषणा है वो होती है 15 अगस्त 1996 को, तत्कालीन जो उस समय के प्रधानमंत्री थे HD देवगौड़ा द्वारा। तो 15 अगस्त 1996 को प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा उत्तराखंड के गठन की क्या करते हैं, घोषणा करते हैं। ठीक है, और ये जो नया राज्य बनने वाला होता है यानी उत्तराखंड, इसके विधेयक का नाम होता है बच्चों उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। और ये जो विधेयक है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, ये लोकसभा से पारित होता है 1 अगस्त वर्ष 2000 को। लोकसभा में ये पेश किया जाता है 27 जुलाई को, और फिर 1 अगस्त 2000 को ये पारित हो जाता है। राज्यसभा में ये पारित होता है 10 अगस्त 2000 को, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं 28 अगस्त 2000 को। और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे राष्ट्रपति KR नारायणन। इन्हीं के हस्ताक्षर होते हैं उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर। ठीक है, तो ये जो तारीख है ये आप अवश्य याद रखना, ये महत्वपूर्ण है। लोकसभा में ये जो विधेयक है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, ये 1 अगस्त 2000 को पारित होता है। राज्यसभा में पारित होता है 10 अगस्त 2000 को, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं 28 अगस्त 2000 को। ठीक है, जब उत्तराखंड का गठन हो जाता है तो उत्तरांचल यानी उत्तराखंड भारत के 27वें राज्य के रूप में गठित होता है, और यह जो है बच्चों 11वां हिमालय राज्य बनता है। ठीक है, देखिए इससे पहले 10 हिमालय राज्य थे। 7 सिस्टर्स के बारे में आप जानते ही होंगे, 7 जो राज्यों का समूह है, जैसे असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये 7 सिस्टर्स होते हैं, 7 राज्य हैं। 8वां हमारा सिक्किम है। ठीक है, और 9वां राज्य था उत्तराखंड से पहले हिमाचल प्रदेश, और 10वां है जम्मू कश्मीर। हालांकि अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, UT हो चुका है, लेकिन उस समय था 10वां राज्य कौन, जम्मू कश्मीर, और 11वां बना था हमारा उत्तराखंड। ठीक है, तो यह 11वां हिमालय राज्य बनता है कौन, उत्तराखंड। राज्य गठन के समय केंद्र में कौन सी सरकार थी, तो NDA की सरकार थी। ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी उस समय जब उत्तराखंड बना वर्ष 2000 में, तो केंद्र में NDA की सरकार थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय राजनाथ सिंह थे। ठीक है, और राज्य की जो अस्थायी राजधानी थी वो बनाई गई थी उस समय देहरादून। ठीक है, अभी भी देहरादून है, लेकिन अभी शीतकालीन राजधानी देहरादून हो चुकी है, और ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो गैरसैंण है। वर्तमान में उत्तराखंड की 2 राजधानी है, देहरादून और गैरसैंण। गैरसैंण राजधानी बनी थी 8 जून 2020 को, और इसे बनाने की घोषणा की गई थी 4 मार्च 2020 को। ठीक है, तो गैरसैंण राजधानी कब बनी थी, 8 जून वर्ष 2020 को, और गैरसैंण एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जबकि शीतकालीन राजधानी है देहरादून। ठीक है, पहले हमारे उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था, और उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम परिवर्तित हुआ था 1 जनवरी वर्ष 2007 को। ठीक है, 1 जनवरी वर्ष 2007 को क्या हो गया था, उत्तरांचल से नाम उत्तराखंड हो गया था।
ठीक है, आइए अब बच्चों हम जान लेते हैं उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों के बारे में। और उत्तराखंड के जो प्रतीक चिन्ह हैं, जिन्हें राज्य चिन्ह भी कह दिया जाता है, इनका निर्धारण अप्रैल 2001 में हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले राज्य चिन्ह देख लेते हैं, प्रतीक चिन्ह बाद में देखेंगे। तो राज्य चिन्ह में ये हमारा राज्य चिन्ह है उत्तराखंड का। इसमें आप 3 पर्वत की क्या देख सकते हैं, चोटी देख सकते हैं। 3 पर्वत की चोटी देख सकते हैं। ये पहली चोटी है, ठीक है, ये दूसरी चोटी है, यानी बीच की चोटी से कह सकते हैं, ये दूसरी चोटी है, और ये तीसरी चोटी है। साथ ही साथ इसमें जो बीच की चोटी है, इसमें आप अशोक की लाट देख सकते हैं यहाँ पर, और अशोक की लाट के नीचे ये सत्यमेव जयते यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, शायद आपको ना दिखाई दे क्योंकि राज्य चिन्ह ये काफ़ी छोटा है, और छोटे में ये सत्यमेव जयते तो काफ़ी छोटा हो जाता है, तो शायद ना दिखाई दे। लेकिन अशोक की लाट के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। और ये जो आपको नीले कलर में 4 लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये 4 गंगा की लहरों को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, ठीक है, और राज्य चिन्ह के नीचे ये नीले कलर में लिखा हुआ है उत्तराखंड राज्य। तो इसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। देखिए, गोलाकार मुद्रा में जब इस चिन्ह की मोहर लगती है तो ये गोलाकार क्या होती है, मुद्रा होती है। ये गोलाकार मुद्रा होती है। गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां दर्शाई गई हैं। मैंने आपको बताया 3 पर्वत चोटियां हैं। इनके बीच में गंगा की 4 लहरें दर्शाई गई हैं। मध्य की जो चोटी है उसमें अशोक की लाट है। जो बीच वाली चोटी है उसमें क्या है, अशोक की लाट है। अशोक की लाट के नीचे क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। निचले भाग में नीले कलर में क्या लिखा हुआ है, नीले रंग में उत्तराखंड राज्य लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखेंगे। 3 पर्वत चोटियां, बीच की पर्वत चोटी में क्या है, अशोक की लाट है। अशोक की लाट के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और ये जो बीच की चोटी है इसमें लाल रंग है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, जो हमारे आंदोलनकारी हैं उन्होंने जो खून बहाया है उसी को ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, और इसमें बीच में सफ़ेद रंग है, ये भी आप याद रखेंगे। ये जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं ये काफ़ी शांति प्रिय लोग हैं, इसी को ये सफ़ेद रंग दर्शाता है। तो गोलाकार मुद्रा में बच्चों 3 पर्वत चोटियां दर्शाई गई है। इनके बीच में गंगा की 4 लहरें दर्शाई गई हैं। मध्य में अशोक की लाट है जो बीच वाली चोटी के सामने दर्शाई गई है। अशोक की लाट के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और निचले भाग में नीले कलर में, नीले रंग में लिखा हो गया है उत्तराखंड राज्य। ठीक है, आइए अब हम जान लेते हैं राज्य पुष्प ब्रह्म कमल के बारे में। ब्रह्म कमल हमारा जो राज्य पुष्प है, उत्तराखंड का जो पुष्प है, उत्तराखंड का जो राज्य के पुष्प है या राज्य पुष्प है वह है ब्रह्म कमल। ठीक है, ब्रह्म कमल जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें कहाँ पाया जाता है, तो 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर ब्रह्म कमल पाया जाता है। यानी इससे स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म कमल एक मैदानी फूल का पौधा नहीं है, ये एक पर्वतीय पौधा है और हिमालय पर्वतीय पौधा है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम है इसका सोसोरिया अवेल्टा, सोसोरिया अवेल्टा। और कौन से परिवार का है ये ब्रह्म कमल, एस्टेरेसी कुल यानी परिवार का है। देखिए, फूलों में बहुत सारे कुल होते हैं, तो ये कौन से कुल का है, एस्टेरेसी कुल का है। ठीक है, उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की 24 प्रजातियां पाई जाती हैं और पूरी दुनिया में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रमुख प्रजातियां जो उत्तराखंड में पाई जाती है वो फेन कमल है, कस्तूरा कमल है। ठीक है, और स्थानीय नाम है इसका कोलपदम। अपने उत्तराखंड में इसे कोलपदम कहा जाता है। महाभारत के वन पर्व में भी इसका जिक्र है, किसका, ब्रह्म कमल का। और महाभारत के वन पर्व में इसे सौगंधिक पुष्प कहा गया है। ठीक है, अन्य नाम इसके मिलते हैं, हिमालय पुष्पों का सम्राट, नंदा देवी का प्रिय पुष्प। ठीक है, क्योंकि नंदा देवी माता को यह समर्पित होता है इसलिए इसे नंदा देवी का प्रिय पुष्प भी कहा जाता है। ब्रह्म कमल का जो खिलने का समय है बच्चों वो जुलाई से सितंबर है। और पौधे की जो ऊंचाई है वो 70 से 80 सेंटीमीटर है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ब्रह्म कमल के बारे में। कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है, 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर यह पाया जाता है।
सोसोरिया अवेल्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। कौन से कुल का ये पौधा है? एस्टेरिशी कुल का ये पौधा है। उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से मुख्यतः है फेन कमल और कस्तूरा कमल। ठीक है, पूरी दुनिया में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तराखंड में इसे कोलपदम के नाम से जाना जाता है। महाभारत में इसे सौगंधिक पुष्प कहा गया है। हिमालय पुष्पों का सम्राट और नंदा देवी का प्रिय पुष्प भी इसे कहा जाता है। ठीक है, जुलाई से सितंबर इसका खिलने का समय है और इस पुष्प की जो ऊंचाई है वो 70 से 80 सेंटीमीटर है। आइए अब जान लेते हैं राज्य पक्षी। ठीक है, और हमारे उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है वह है मोनाल। ठीक है, मोनाल का अन्य नाम क्या है? हिमालय का मयूर भी इसे कहा जाता है मोनाल को। मोनाल पाया जाता है बच्चों 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर मोनाल पाया जाता है। वैज्ञानिक नाम है मोनाल का लोफोफोरस इम्पीजेनस। ठीक है, और ये जो मोनाल है ना बच्चों, ये एक मादा पक्षी है, मादा पक्षी। ठीक है, इसके नर को कहते हैं डफिया। ठीक है, यानी नर का अलग नाम है और मादा का अलग नाम है। ठीक है, और मादा को मोनाल कहते हैं और इसी मोनाल के नर को कहते हैं डफिया। ठीक है, स्थानीय नाम है मनियाल या मुनाल। ठीक है, अपने उत्तराखंड में इसे मनियाल या मुनाल कहते हैं। और क्षेत्रीय नाम देख लेते हैं। कश्मीर में इसे सुनाल कहते हैं, हिमाचल में इसे नीले गुरु कहते हैं, सिक्किम में चामदोंग कहते हैं, नेपाल में डंगन कहते हैं और भूटान में बुप कहते हैं। किसे? मोनाल को। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, कश्मीर में सुनाल कहते हैं, हिमाचल में नीले गुरु कहते हैं, सिक्किम में चामदोंग कहते हैं, नेपाल में डंगन कहते हैं और भूटान में बुप कहते हैं। कौन से परिवार से है मोनाल? तो फेजेंट परिवार से है या कुल से कह सकते हैं, फेजेंट कुल से है। उत्तराखंड में जो इसकी प्रजातियां हैं वो 4 प्रजातियां मिलती हैं। पहली है इम्पेलस और दूसरी है स्केलेट्री, तीसरी है ल्यूरी और चौथी है ल्यूफोफोरस एनस। ये 4 प्रजातियां मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाई जाती हैं। मोनाल का जो प्रिय भोजन है बच्चों वो आलू है और आलू की फसल को इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है क्योंकि प्रिय जो भोजन है वो आलू है और ये आलू के खेत में जाते हैं और किसानों का फिर नुकसान हो जाता है। पूंछ का रंग देख लेते हैं। हरा रंग है पूंछ का और सिर पर मोर की तरह मोनाल के क्या होती है? कलगी होती है। यह उत्तराखंड का राज्य पक्षी तो है ही है, साथ में नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। विशेषता क्या है मोनाल की? मोनाल घोंसला नहीं बनाती बल्कि चट्टानों के छेदों या पेड़ों में अंडे देती है। पेड़ों में यदि कोई पेड़ है और इसमें थोड़ी बहुत जगह बनी हुई है कहीं को, तो वहां अंडा दे देती है। ठीक है, मोनाल अंडे सेने का काम मादा अकेले करती है। देखिए कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जहां मादा और नर दोनों ही अंडा सेने का कार्य करते हैं, लेकिन मोनाल के उसमें ऐसा नहीं है, केवल मोनाल ही यानी मादा ही अंडे सेती है। ठीक है, संरक्षण की स्थिति देख लेते हैं। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल फर्स्ट में मोनाल को रखा गया था और IUCN की रेड डाटा बुक में लाल श्रेणी खतरे में मोनाल को रखा गया है, यानी खतरे की श्रेणी में है मोनाल, कभी भी लुप्त हो सकता है। उत्तराखंड की यदि बात करें तो 2008 में पहली गणना मोनाल की गई थी और हमारे उत्तराखंड में 919 मोनाल है। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं मोनाल के बारे में। हिमालय का मयूर मोनाल को कहा जाता है। 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर मोनाल पाया जाता है। वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। मादा को मोनाल और इसके नर को डफिया कहते हैं। स्थानीय नाम मनियाल या मुनाल है। क्षेत्रीय नाम कश्मीर में सुनाल, हिमाचल में नीले गुरु, सिक्किम में चामदोंग, नेपाल में डंगन और भूटान में बुप है। कुल यानी परिवार है फेजेंट और उत्तराखंड में मुख्यतः 4 प्रजाति पाई जाती है, इम्पेलस, स्केलेट्री, ल्यूरी और ल्यूफोफोरस एनस। प्रिय भोजन है आलू और आलू की फसल को ये नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, पूंछ का रंग है हरा, सिर पर मोर की तरह कलगी है। यह उत्तराखंड का राज्य के पक्षी होने के साथ साथ नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। विशेषता क्या है? घोंसला नहीं बनाती, चट्टानों के छेदों या पेड़ों में अंडा देती है। अंडा सेने का काम अकेले मादा करती है। संरक्षण की यदि स्थिति देखें तो 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के तहत शेड्यूल फर्स्ट में इसे रखा गया था और IUCN, ठीक है, IUCN की रेड डाटा बुक में लाल श्रेणी यानी खतरे में है मोनाल, लाल श्रेणी में इसे रखा गया है। रेड डाटा बुक में
लाल श्रेणी में, इसमें यानी रेड श्रेणी में से रखा गया है। पहली गणना वर्ष 2008 में की गई थी मोनाल की, और उस समय कितने थे? 919। ठीक है, अब हम देख लेते हैं राज्य पशु कस्तूरी मृग, जिसे हिमालयन मस्क डियर भी कहा जाता है। ठीक है, पाया जाता है कहाँ, कितनी ऊंचाई पर? तो 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर कस्तूरी मृग पाया जाता है। उत्तराखंड में इसकी 4 प्रजातियां देखने को मिलती हैं बच्चों। वैज्ञानिक नाम क्या है? मास्कस काइसोगास्टर। ठीक है, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। इसके शरीर पर जो हमें रंग दिखाई देता है वो भूरा दिखाई देता है, और भूरे रंग के ऊपर काले पीले धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, विशेषता क्या है इस पशु की? तो विशेषता है कस्तूरी मृग की सूंघने और सुनने की क्षमता बहुत तेज है कस्तूरी मृग की। सींग नहीं होते, बल्कि सुरक्षा के लिए 2 बड़े दांत होते हैं। किसके पास? कस्तूरी मृग के पास। आयु की यदि बात करें तो औसतन 20 वर्ष इसकी आयु होती है कस्तूरी मृग की। गर्भधारण अवधि 6 महीने की होती है। ठीक है, 6 महीने बाद बच्चा देती है एक मादा कस्तूरी मृग। ठीक है, और प्रिय भोजन इसका केदारपाती है। कस्तूरी केवल नर कस्तूरी मृगों से ही प्राप्त होती है। यानी कस्तूरी जो है, कस्तूरी एक पदार्थ का नाम है, और वो केवल नर मृगों से ही प्राप्त होती है। जो कस्तूरी मृग होते हैं उनमें केवल नर मृगों से ही प्राप्त होती है क्या? कस्तूरी। प्राप्ति की अवधि क्या है? एक बार में 3 वर्ष में एक बार हम कस्तूरी निकाल सकते हैं एक नर मृग के अंदर से। नर मृग की आयु कम से कम 1 वर्ष। ये क्या? नर मृग की आयु, ये गलत फैक्ट है बच्चों। ठीक है, ये गलत फैक्ट यहाँ टाइप हो गया। और देखिए प्राप्ति की अवधि कितनी है कस्तूरी को, यानी 3 वर्ष में एक बार निकाला जा सकता है। और एक बार में ये जो कस्तूरी है ये कितनी निकलती है? तो 30 से 45 ग्राम ये निकलती है। अच्छा, इसका कस्तूरी का उपयोग किन किन चीज़ों में होता है? परफ्यूम में होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुगंधित होती है। ठीक है, दवाइयों में होता है। किस चीज़ की दवाइयों में? दमा में, निमोनिया में, हृदय रोग में, टाइफाइड वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, रासायनिक नाम क्या है कस्तूरी का? कस्तूरी पदार्थ की यहाँ बात कर रहे हैं तो रासायनिक नाम है मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनॉल। ठीक है, तो कस्तूरी का वैज्ञानिक नाम होता है बच्चों मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनॉल। ठीक है, अच्छा, इसके संरक्षण के भी कुछ प्रयास किए गए, क्योंकि देखो इसके अंदर होती है कस्तूरी। नर मृग के अंदर क्या होती है? कस्तूरी होती है। और पहले क्या था? कस्तूरी निकालने के लिए अवैध रूप से इनको मार दिया जाता था। तो कुछ इनका संरक्षण करने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं। जैसे इनके लिए केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972 में इसकी क्या की गई? व्यवस्था की गई। केदारनाथ वन्यजीव विहार बनाया गया। ठीक है, महरुड़ी, ये महरुड़ी है, ये महरड़ी लिखा गया यहाँ पर। महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान बागेश्वर बनाया गया। कब? 1977 में। ठीक है, काचूला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र चमोली 1982 में स्थापित किया गया। और अस्कोट अभ्यारण्य पिथौरागढ़ 1986 में क्या स्थापित किया गया। तो यहाँ पर कस्तूरी मृग को संरक्षित करने की कोशिश की गई। ठीक है, इन अभ्यारण्य और संस्थानों में। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार कब स्थापित हुआ? 1972 में। महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान बागेश्वर 1977 में स्थापित हुआ। काचूला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र चमोली 1982 में क्या हुआ? स्थापित हुआ। और अस्कोट अभ्यारण्य पिथौरागढ़ 1986 में स्थापित किया गया। तो एक क्विक रिवीजन और कर लेते हैं कस्तूरी मृग के बारे में बच्चों। ठीक है, तो कस्तूरी मृग को हिमालयन मस्क डियर कहा जाता है। 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर यह पाया जाता है। उत्तराखंड में कुल 4 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं। वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। और भूरे रंग का यह होता है, लेकिन भूरे रंग के ऊपर काले पीले धब्बे पाए जाते हैं। विशेषता क्या है? सूंघने और सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा तेज होती है। सींग नहीं होते हैं। सुरक्षा के लिए 2 बड़े दांत होते हैं। औसतन आयु 20 वर्ष है। गर्भधारण अवधि 6 महीना है। प्रिय भोजन केदारपाती है। कस्तूरी केवल नर मर्ग से ही निकाली जाती है। ठीक है, और एक बार में केवल 3 वर्षों में एक बार ये निकाली जा सकती है। एक बार में 30 से 45 ग्राम कस्तूरी एक मृग से निकाली जा सकती है। और ये जो कस्तूरी है इसका प्रयोग होता है परफ्यूम में, दवाइयों में।
किस चीज की दवाई में? दमा, निमोनिया, हृदय रोग, टाइफाइड की दवाइयों में। और कस्तूरी का जो रासायनिक नाम होता है वो मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनोल होता है। संरक्षण के प्रमुख प्रयास हमने जान लिए थे। आइए अब हम जानते हैं राज्य वृक्ष बुरांस के बारे में। ठीक है, बुरांस पाया जाता है 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, प्रकृति कैसी है? तो पर्वतीय एवं शीतोष्ण कटिबंधीय ये वृक्ष है। ठीक है, वनस्पति नाम क्या है? रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। ठीक है, बुरांस का वैज्ञानिक नाम क्या है? रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर यह पाया जाता है। एक पर्वतीय एवं शीतोष्ण कटिबंधीय ये वृक्ष है बच्चों। वनस्पति नाम रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। और कौन से कुल का है ये पौधा? तो ये एरिकेसई कुल का ये वृक्ष है बुरांस। ठीक है, बुरांस कौन से कुल का पौधा है या वृक्ष है? तो एरिकेसई। ठीक है, फूलों का रंग शुरुआत में गहरा लाल होता है लेकिन ऊंचाई बढ़ने पर हल्का पड़ जाता है। और 11000 फीट की ऊंचाई पर तो ये सफेद रंग के इसके फूल पाए जाते हैं बुरांस के। ठीक है, वृक्ष की ऊंचाई जो होती है वो 20 से 25 फीट होती है। लकड़ी काफी मुलायम होती है और जो इसके पत्ते हैं बुरांस के वो खाद बनाने में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, फूल खिलने का समय फरवरी से अप्रैल होता है। गुण क्या होता है? इसका जो जूस होता है वो हृदय के लिए बहुत लाभकारी होता है। अन्य उपयोग क्या हो सकते हैं इसके? तो रंग बनाने के काम आते हैं इसके फूल। और क्षेत्रीय नाम क्या है? हिमाचल में इसे बुरांसो और कन्नड़ में बिली, नेपाल में गुरांस कहा जाता है। बुरांस को नेपाल में गुरांस, हिमाचल में बुरांसो और कन्नड़ में बिली कहा जाता है। ठीक है, संरक्षण की यदि स्थिति देखें तो वन अधिनियम 1974 के तहत यह एक संरक्षित वृक्ष है। तो बच्चों जो हमारा राज्य वृक्ष है उसका नाम बुरांस है। पाया जाता है 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। एक पर्वतीय और शीतोष्ण कटिबंधीय ये वृक्ष है। वनस्पति नाम है यानी वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। और एरिकेसई इसका कुल है। फूलों का रंग चटक लाल होता है लेकिन जैसे ही ऊंचाई बढ़ेगी और हम ऊपर जाते जाएंगे तो ऊपर फिर ये हल्का पड़ता जाता है उसका रंग। और 11000 फीट की ऊंचाई पर तो बुरांस सफेद रंग का दिखाई देता है। वृक्ष की ऊंचाई जो बुरांस की होती है वो 20 से 25 फीट होती है। लकड़ी मुलायम होती है। पत्ते खाद बनाने में उपयोग किए जा सकते हैं। फूल खिलने का जो समय होता है वो फरवरी से अप्रैल होता है। और गुण क्या है इसका? इसके फूलों का जो जूस होता है वो हृदय रोग के लिए काफी लाभकारी माना जाता है। अन्य उपयोग क्या है? रंग बनाने के काम में आते हैं इसके फूल। और क्षेत्रीय नाम की यदि बात करें तो हिमाचल में बुरांसो, कन्नड़ में बिली और नेपाल में इसे गुरांस कहा जाता है। संरक्षण की स्थिति देखें तो वन अधिनियम 1974 के तहत यह एक संरक्षित पौधा है। राज्य फल की बात कर लेते हैं। राज्य फल है काफल। और काफल का जो वैज्ञानिक नाम है वो मिरिका एस्कुलेंटा है। मिरिका एस्कुलेंटा। ठीक है, और अन्य नाम क्या है काफल का? तो देवों का फल इसे कहा जाता है। ठीक है, राज्य तितली की यदि बात करें तो राज्य तितली है हमारी कॉमन पिकॉक। और इसे कब घोषित किया गया था? तो 2016 में कॉमन पिकॉक को राज्य तितली घोषित किया गया था। भारत में तितली को राज्य चिन्ह में शामिल करने वाला दूसरा जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। ठीक है, देखिए भारत में जो तितली है उसे राज्य चिन्ह में शामिल करने वाला दूसरा राज्य कौन है? उत्तराखंड है। और पहला महाराष्ट्र है। सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। पहला जो राज्य था वो महाराष्ट्र था। यानी महाराष्ट्र की भी एक राज्य क्या है? तितली है। अन्य किसी बहुत कम राज्यों की जो राज्य तितली है वो बहुत कम राज्यों की होती है या बहुत कम राज्यों की है। पहला जो राज्य था जिसने तितली को राज्य तितली बनाया था वो था महाराष्ट्र। और दूसरा है उत्तराखंड। तो भारत में तितली को राज्य चिन्ह में शामिल करने वाला दूसरा राज्य कौन बना था? उत्तराखंड बना था। और पहला राज्य कौन था? महाराष्ट्र था। और उत्तराखंड की जो राज्य तितली है वो है कॉमन पिकॉक। कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम है बच्चों पेपिलियो बायनार। ठीक है, पेपिलियो बायनार है। और इसका नया नाम है, इसे अब नया नाम दे दिया गया है। कॉमन पिकॉक से नया नाम हो गया इसका वैली वेडेड पिकॉक। ठीक है, वैली वेडेड पिकॉक इसका नया नाम है कॉमन पिकॉक से। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 1996 में इसे शामिल किया गया था। और भारत की सबसे सुंदर तितली इसे माना गया था। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 1996 में भारत की सबसे सुंदर तितली इसे माना गया था।
जीवन काल है इसका 30 से 35 दिन। और देखिए बटरफ्लाई यानी तितली से संबंधित उत्तराखंड में एक पार्क भी है, तो जो पड़ता है देहरादून के लच्छीवाला में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं राज्य की मिठाई की। तो राज्य की मिठाई है बाल मिठाई। ठीक है, और अल्मोड़ा की बाल मिठाई सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे बाल मिठाई का घर भी कहते हैं अल्मोड़ा को। तो केवल आपको ये याद रखना है, राज्य जो उत्तराखंड की राज्य की मिठाई है वो कौन सी है, तो वो है बाल मिठाई। ठीक है, राज्य के खेल फुटबॉल है जो घोषित हुआ था वर्ष 2011 में। राज्य के गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सशद वंदन अभिनंदन, घोषित हुआ था 6 फरवरी 2016 को। जो हमारा राज्य के गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सशद वंदन अभिनंदन, ये घोषित हुआ था 6 फरवरी 2016 को। इसके लेखक है बच्चों हेमंत बिष्ट और गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला। कुल पद इस गीत में 7 हैं, जो कि 3 हिंदी में हैं और 4 गढ़वाली एवं कुमाऊनी में हैं। राज्य गीत चयन समिति के यदि अध्यक्ष की बात करें तो लक्ष्मण सिंह बटोई हैं और राज्य गीत की अवधि है 9 मिनट। ठीक है, तो हमारे राज्य गीत का नाम क्या है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सशद वंदन अभिनंदन, 6 फरवरी 2016 को यह घोषित हुआ था। और लेखक है हेमंत बिष्ट, गायक है नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला। ठीक है, कुल पद इसमें 7 हैं इस गीत में, 3 हिंदी में है, 4 गढ़वाली व कुमाऊनी में है। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह बटोई हैं। राज्य गीत की अवधि है क्या, 9 मिनट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं राज्य वाद्य यंत्र जिसका नाम है ढोल। ठीक है, हमारा राज्य वाद्य यंत्र क्या है, ढोल। घोषित कब हुआ था राज्य वाद्य यंत्र, तो 2015 में हुआ था। सिफारिश किसने की थी, तो भंडारी कमेटी ने सिफारिश की थी। एक बार पढ़ लेते हैं। भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया था। ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता कौन है, उत्तम दास हैं बच्चों। ठीक है, अब हम जान लेते हैं राजभाषा के बारे में। हमारी राजभाषा 2 है, प्रथम राजभाषा है हिंदी और द्वितीय राजभाषा है संस्कृत। तो उत्तराखंड की राजभाषा प्रथम क्या है, हिंदी है, और उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है, संस्कृत है। और ये जो द्वितीय राजभाषा संस्कृत है इसकी घोषणा कब की गई थी, दिसंबर 2009 में की गई थी और लागू कर दिया गया था जनवरी 2010 में। तो आप याद रखना उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत लागू कब हुई थी, तो जनवरी 2010 में लागू की गई थी। ठीक है, और उसी समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे वो रमेश पोखरियाल निशंक थे और इन्होंने उत्तराखंड के ऋषिकेश को संस्कृत नगरी भी घोषित किया था, याद रखना बच्चों आप। ठीक है, तो बच्चों आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा, और ये पीडीएफ यदि आप चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम जो ग्रुप हैं उनके लिंक्स दिए गए हैं, उन पे क्लिक करके जा सकते हो और इन्हें आराम से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।